वेलकम माय फ्रेंड्स। वेलकम इन नाइन्थ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड परमाणु और अणु का वन शॉट पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो वन शॉट होता है वो बाकी चैनलों से थोड़ा अलग होता है क्योंकि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर पढ़ाते हैं। यानी हमारे वन शॉट का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम के पहले इन वन शॉट को क्लियर करें। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सिर्फ एग्ज़ाम के पहले वन शॉट बनाते हैं ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि हमारे वन शॉट से बहुत सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। वन शॉट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में जो ये काले गहरे अक्षर होते हैं इनका आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएं। ठीक है ना। आप एक भी चित्र को नहीं छोड़े, पहले क्लियर कर देता हूँ। और साथ ही साथ ये जो बॉक्स होते हैं ना, इन बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। जैसे ये खाली जगह में सवाल आ जाता है कि नैनोमीटर परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, 10⁻⁻9 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है। ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। प्रतीकों को आप नहीं छोड़े, ऐसी सारणियों को बिल्कुल ना छोड़े, चित्रों को बिल्कुल ना छोड़े, और काले जो गहरे अक्षर है उनके टॉपिक को पढ़े, अपने हाथ अपने दिमाग से अपने लेवल पे पढ़े और तैयारी करें। जो भी एक पेज लीजिए आप और उस पर अपना नोट्स बनाइए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों का नोट्स बना दीजिए। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो जितना भी काला गहरा अक्षर बोल्ड में लिखा होता है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। और चित्रों को बिल्कुल ना छोड़े, सारणी को बिल्कुल ना छोड़े। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट कर रहे हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों से। तो पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डाल्टन के अनुसार परमाणु के बारे में जो जानकारी मिली थी वो क्या थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि आवेशित कणों से ये परमाणु बना होता है। डाल्टन के अनुसार ये जानकारी थी। ठीक है ना। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो आपको पता है कि H2O के सूत्र में आप जानते हैं कि 16 तो ऑक्सीजन ही है, बाकी 2 ग्राम अपना क्या है, हाइड्रोजन है। तो 16 और 2 18 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। उसके बाद देखिए, एक्स और वाई की संयोजकता दे रखी है 3 और 4। तो सूत्र आपको सामने ही दिख रहा है ना। इसकी संयोजकता इसके पास चली जाती है, उसकी संयोजकता उसके पास चली जाती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, एक्स और वाई की संयोजकता 3 और 4 है। तो इसका ऑप्शन बी राइट क्यों हो रहा है, देखो, क्योंकि ये वाला इसके पास जा रहा है और ये वाला इसके पास जा रहा है, तो बन ही रहा है Y3X4। उसके बाद देखिए, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रखना आप, ठीक है ना, 71 ग्राम। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। तो 11.1%। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 होता है। इसे आप याद जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो आर्गन। ठीक है ना। 0 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये 9 ग्राम होता है, क्योंकि 1 में 18 होता है तो फिर 0.5 का मतलब आधा ही होता है ना। तो आप समझदार है, समझ सकते हैं। 1.8 H2O में अणु की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता ना, अवोगाद्रो का मान जो आपने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 में रहता है। ये किस नियम के अनुपातित, यानी ये किस नियम के अनुकूल है। तो वो अनुपात है ना, इस तरह अनुपात का नियम। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। तो ये डाल्टन ने बताया था, उसके आपने सिद्धांत भी पढ़े होंगे। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, परमाणु। ठीक है ना। उसके बाद अपने स्टार्टिंग देते हैं क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिक्स, ठीक है ना, पूरी गारंटी में ले सकता हूँ, ये फिक्स ये सवाल आने वाला है। ये जो सूत्र बनाने वाला सवाल होता है वो फिक्स आता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पूरी गारंटी है। चाहे आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो, चाहे ईयरली एग्ज़ाम हो, जो भी मैं यहाँ वन शॉट में क्लियर करवा रहा हूँ इनमें से आपको मिलेगा, पूरा याद करके जाइए। तो पहला सूत्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का है। आपको पता है कि इसका आवेश, इसकी संयोजकता जो है उसके पास चली जाती है, इसकी इसके पास आ जाती है। तो ऐसे बन रहा है। तो बिल्कुल आप वैसे पढ़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बन रहा है। ठीक है ना। आप इनको याद रख सकते हैं देख देख के ही, क्योंकि पूरे साल भर में हमने पढ़ा है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र किस तरह से बना, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र किस तरह से बना,
कॉपर नाइट्रेट का सूत्र किस तरह से बना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल आ रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो आपको नाम तो अब याद करने पड़ेंगे ना, क्या है कि एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो आपने बहुत सारे अभिग्रहित पढ़े हैं। तो डाल्टन के सिद्धांत का जो दूसरा अभिग्रहित है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, ठीक है ना, कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो इसे बना सकते हैं ना ही आप इसका विनाश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो ये जो 6 नंबर वाला था ना, अभिग्रहित किताब में दे रखा है, तो वो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है कि किसी भी यौगिक में जो परमाणु की सापेक्ष संख्या है वो एक प्रकार से निश्चित होती है, ठीक है ना, मतलब फिक्स एक अनुपात रहता है, कोई दूसरा अनुपात उसमें काम नहीं कर सकता। बहुपरमाणुक आयन क्या होता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आ चुका है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है, नेट मतलब कुल आवेश, उसे अपन बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए सल्फेट का जो ये है ना, तो ये बहुपरमाणुक आयन सल्फर S और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणुओं से मिल रहा है, यानी मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार ये बहुत सारे है, ठीक है ना, आप समझदार है, समझ सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करो। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है, ठीक है ना। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। लाइन को याद करना पड़ेगा। एक परमाणु को अपन आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत साइज इसका छोटा होता है, ठीक है ना, नैनोमीटर में इसको मापा जाता है। तो 10⁻⁻9 मीटर जो कि 1 नैनोमीटर के बराबर है, और इसे अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आगे वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए इसको किस तरह से किया जा रहा है कि कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान यहाँ क्या दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है, और हम ये जानते हैं कि 1 मोल कार्बन परमाणु में जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अवोगाद्रो मान के बराबर होते हैं। देखिए ऊपर एक ऑप्शन में हमने थोड़ी गलती की है, वहाँ थोड़ा मैंने 22 बता दिया था, 23 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आप करेक्शन कर लेना, गलती हो जाती है वीडियो बनाते वक्त, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ों को कोऑपरेट करें। तो आपको पता है कि जब 1 मोल में इतने परमाणु हैं तो 12 ग्राम के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरह से न्यूमेरिकल समझ में आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे देखिए वापस एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इधर 1 है, ठीक है ना, और इधर अपने पास परमाणु है। उसी प्रकार देखो हमारे पास परमाणु का जो भार दे रखा वो क्या है, तो करना क्या पड़ेगा, इस चीज़ का भाग इसमें देना पड़ेगा, यानी इतने सारे कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 12 ग्राम के बराबर है। तो देखो जो चीज़ इधर इंटू होती है वो इधर जाके भाग बन जाती है। तो देखो 12 के अंदर इसका भाग लगा और कैलकुलेशन करने पर ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना, ये चीज़ कैलकुलेशन करने पर आ रही है। तो इस न्यूमेरिकल को आप थोड़ा सा पढ़ें और आराम से समझें, क्योंकि देखो आपको मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि जो 1 मोल का द्रव्यमान है वो इतना है 12 ग्राम, और 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वो इतने होते हैं। तो 1 मोल कार्बन परमाणु में इतने सारे परमाणु हैं, वो कितने के बराबर है, 12 ग्राम के बराबर है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों दोनों चीज़ें जब एक दूसरे के बराबर है, यानी ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर है, तो अपन ये बता सकते हैं कि इतने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम के बराबर है। तो हमें तो एक कार्बन का निकालना, तो ये चीज़ इंटू हो रही थी तो भाग लगा दिया, काम हो गया। उसके बाद देखिए वापस वही चीज़ सूत्रों वाली, इनको याद करिए, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फिक्स आएगा, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जाम में इसने क्वेश्चन, मतलब जो भी एग्जामिनर होता है वो पेपर ना बनाता हो, ऐसे सवालों का बनाता है, ठीक है ना। विद्यमान तत्वों का जो है यहाँ पर आपको नाम देना है। तो बुझे हुए चूने का आपको मतलब देखिए बुझे हुए चूने में कौन कौन से तत्व है, तो पहले तो आपको इसका सूत्र आना पड़ेगा। एक तो बुझा हुआ चूना है, एक बिना बुझा हुआ चूना है, तो आपको समझ में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैल्शियम है, इसमें ऑक्सीजन भी है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर देखिए एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है। उसी तरह आप बेकिंग पाउडर में देखिए, बेकिंग सोडे के अंदर देखिए आपको सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब चीज़ें दिख रही हैं। तो इन चीज़ों का आप पता लगा सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ रहा है मोलर द्रव्यमान।
तो मोलर द्रव्यमान के अंदर आपको जो है प्रत्येक तत्व के भार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन का कितना भार है, हाइड्रोजन का कितना भार है, उसके बाद कितने यहाँ पर अणु हैं, तो उनसे इंटू करके जोड़ के काम हो जाता है। सल्फर के देखिए, सल्फर का जो भार होता है वो 32 होता है ना, द्रव्यमान। तो कितने अणु थे यहाँ पर, 8 थे, तो इंटू करना बस करना क्या, नॉर्मल सी चीज़ें ही है। इनको थोड़ा याद करना, अपनी किताब में एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी को याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, कोई भारी सवाल नहीं है ये। उसके बाद देखिए 16 ग्राम ठोस सल्फर के सल्फर 8 के अणुओं की संख्या का परिकलन करना आपको, तो ये ऊपर भी अपन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो मोलों की संख्या के लिए देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालनी है। तो देखिए अणुओं की संख्या निकालने के लिए आपके पास मोलों की संख्या का होना जरूरी है। यानी ये जो सूत्र है ना, यहाँ पर आप देखो एक बार, n बराबर n/n0। यानी पहले आप मोलों की संख्या को निकालो, उसके बाद दिए गए कणों की, यानी जो ये n है ना, ये होता है कणों की संख्या, और जो ये n0 है नीचे की तरफ ऐसा है, वो है आवोगाद्रो संख्या। तो देखिए अपने को मोलों की संख्या निकालने के लिए ऊपर एक सूत्र है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यानी छोटा m बड़ा बड़ा m। तो देखिए छोटा m का मतलब है द्रव्यमान कितना दे रखा है अपने पास, 16 ग्राम दे रखा है, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 256 होगा, क्योंकि S8 का क्या होता है आपको पता है। तो जैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको जैसे अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिजल्ट कितना आता है, तो जो 16 है, 16 का भाग 16 बार 256 में जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मोलों की संख्या कितनी है अपने पास में, 1/6 मोल। तो इसको अपन यहाँ पे रख देंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे रखा है। और उसके बाद देखिए दिए गए कणों की संख्या, यानी मेन चीज़ आपको ये फॉर्मूला याद करना है, n बराबर n/n0। और उसके बाद करना क्या है कि जो ये n होता है ना, छोटा वाला n, इसका सूत्र होता है छोटा m बड़ा छोटा बट्टा बड़ा m। फिर जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 1/16 मोल आ रहा है, तो हम इस n की जगह रखेंगे, तो देखो यहाँ पर रखा जा रहा है। उसके बाद में आपके पास सारी कैलकुलेशन है, कणों की संख्या निकालनी, कोई बात नहीं, अवोगाद्रो का मान दे रखा ये रहा, फिर इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो काम हो जाएगा। मतलब ये 6 पॉइंट जो अवोगाद्रो का मान है ना, वो इधर चला जाएगा वज्र गुणा होके। यहाँ थोड़ी सी गणित हो रही है, तो सॉल्व करना आप हो जाएगा आपसे, इतनी कोई भारी चीज़ें नहीं है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में फिक्स रहता है। तो अगर हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो देखो मेरी बात सुनो आप, बहुत सिंपल है ये, 1 के लिए 8 आ रहा है, तो 3 के लिए क्या आएगा अपने को पता नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझ लो, ये तो एक वैकल्पिक विधि है जो कि 8th क्लास में समानुपात वाले एक टॉपिक में पढ़ाया जाता है कि भाई एक हाइड्रोजन के लिए इतने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको अपन x मान रहे हैं। फिर इसको कैसे गुणा कर रहे हैं, इसको ऐसे गुणा कर रहे हैं, क्रॉस x को 1 से गुणा कर रहे हैं और 8 को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो x का मान 24 ग्राम आ रहा है। लेकिन आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई 1 के लिए 8 की जरूरत पड़ रही है, तो जब आप 3 लेंगे तो इधर भी 3 से इंटू होगा, क्योंकि देखो ये 3 कैसे बना, इसको 3 से इंटू किया, तो इसको भी तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, 8 या 24 ग्राम, है ना, निश्चित अनुपात रहेगा। उसके बाद देखिए रासायनिक सूत्रों से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए सिंपल है, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक रूप है, यानी सूत्रों के रूप में अपन लिख रहे हैं ना किसी चीज को, तो वो रासायनिक सूत्र है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आपने CO2 लिखा, तो ये तो इसका संघटक का क्या प्रतीकात्मक रूप है, अपन प्रतीकों के रूप में, सूत्रों के रूप में लिख रहे हैं। इसमें कितने परमाणु विद्यमान है, तो इसमें परमाणु विद्यमान कितना आप देखिए, जो H2S में है वो अपने पास 2 तो हाइड्रोजन है दिख भी रहा है, और 1 सल्फर है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फास्फोरस में 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, टोटल हो गए 5। ये देखिए ऊपर क्या होते हैं, आवेश होते हैं, नीचे परमाणु की संख्या होती है, ये डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि क्या इसका द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान के लिए आपके पास सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता भी है। जैसे यहाँ पर एक सूत्र काम कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, मोलों की संख्या वाला, जो कि ऊपर पढ़ चुके अपन, छोटा m बट्टा बड़ा M, ठीक है ना। तो द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या काम करेंगे, वैसे सबको पता भी है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 ग्राम है, तो इसका मोलर द्रव्यमान भी 16 ग्राम होगा। अब निकालने अपने को यहाँ पर क्या दे रखा, मोलों की संख्या दे रखी है, तो देखो यहाँ पर हमने शिफ्ट किया इसको, n दे रखा, मतलब छोटा वाला n दे रखा है और बड़ा वाला m दे रखा है,
तो छोटा वाला m निकाल सकते हैं अपन, इंटू ही तो करना क्या है। जैसे n बराबर होता है छोटा वाला m बट्टा बड़ा वाला m, तो इसको इंटू कर रहे हैं, n इंटू एम कर रहे हैं, तो देखो n इंटू एम करते ही हमारा काम हो रहा है ना, छोटा वाला m निकल रहा है, यानी मोलों की संख्या निकल रही है। तो इसमें भी अपन ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। छोटा वाला m का सूत्र आपको याद रखना, बड़ा m इंटू छोटा m। काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।